हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका खुली किताब में। आज हम बात करेंगे काशी के निवासी हिंदी साहित्य के छाया युग के स्तंभ जयशंकर प्रसाद की आदर्शवादी कहानी पुरस्कार की। यह कहानी प्रेम, त्याग, कर्तव्य व राष्ट्र प्रेम के बीच में होने वाली गहरे मानसिक संघर्ष को प्रस्तुत करती है। कहानी की मुख्य पात्र मधुलिका है। इसके माध्यम से लेखक ने व्यक्तिगत प्रेम और देश के प्रति कर्तव्य के बीच का द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। मधुलिका कहानी की सबसे सशक्त पात्र है। यह संवेदनशील होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त है। वह मगध के राजकुमार से प्रेम करती है, परंतु जब उसे राष्ट्रहित और व्यक्तिगत प्रेम में चुनना होता है तो राष्ट्रहित को ही चुनती है। कहानी शुरू होती है मगध से। यहाँ के राजा एक रीति निभाने के लिए जब जनता के बीच में आते हैं तो वह एक उत्सव बन जाता है। वह उत्सव शुरू होता है राजा के आगमन पर, मानो आकाश में लाखों बादलों का गुमड़ उठ गया हो और देखने लगे हो महाराज की सवारी। पृथ्वी अपनी उर्वरा भूमि से सौंधी सौंधी खुशबू भी खेलने लगी। समुद्र हर्ष और उल्लास से हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ने लगा। हाथियों की चिल्लाने की आवाज आकाश मंडल को गूंजा रही हो। प्रभात की पहली किरण में भीगी हुई नन्ही नन्ही सी झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा हो। बारिश का होना मंगल सूचक है, इसलिए जनता ने हर्ष की ध्वनि की। रथों, हाथी, घोड़े की पंक्ति रुक गई। महाराज सीढ़ी से गजराज की पीठ से उतरे। सौभाग्यवती सुंदरियों ने फूल, कुमकुम और खिलों से स्वागत किया। मधुर गीत गाते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। रीति रिवाजों के अनुसार महाराज हल चलाते हैं। महाराज ने हल की मुट्ठी जुते हुए पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे, किशोरियां खिलों की वर्षा करने लगी। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्रदेव की पूजा होती। नगर निवासी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्सव में संपन्न हो जाता। दूसरे राज्य के राजकुमार भी उत्सव में बड़े चाव से आते। मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल के साथ यह दृश्य देख रहा था। बीजों का थाल लिए हुए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज हाथ आगे बढ़ाते तो मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान भी मधुलिका को प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर थी। इसकी सादगी में इसकी सुंदरता झलक रही थी। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठे। किंतु महाराज को बीज देने में देरी नहीं हुई। सब लोग महाराज को हल चलाते हुए देख रहे थे। विस्मय से, कौतूहल से अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। अहो, कितना खूबसूरत सौंदर्य है, कितने सरल चितवन के साथ। मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं। यह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली को सिर से लगा लिया, किंतु साथ में ही स्वर्ण मुद्राओं को राजा पर निछावर कर बिखेर दिया। मधुलिका को देखकर लोग आश्चर्य हो गए। राजा की बिरकुटी भी जरा चढ़ गई। मधुलिका ने सविनय से कहा, देव, यह मेरे पितर पितामह की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबूत कन्या, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार। तेरी भूमि का 4 मूल्य है। फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्र नियम है। आज से राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। मधुलिका बोली, राजकीय संरक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है। महाराज को भूमि देने पर मुझे कोई विद्रोह नहीं है, बना ही था, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, यह वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी। हाँ देव, मंत्री ने कहा। महाराज ने कहा, इस परंपरागत उत्सव का नियम क्या है? मंत्री जी बोले,
नियम बहुत साधारण है। किसी भी भूमि को इस उत्सव के लिए चुन लिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप उसे उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है। यह अत्यंत अनुग्रहपूर्ण अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना उस खेती को वही वर्ष भर देखता है। यह खेत राजा का हो जाता है। परंतु मधुलिका फिर उस उत्सव में नहीं दिखी। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मूसक वृक्ष के पत्ते की छाया में अनबनी चुपचाप पड़ी रही। रात्रि का उत्सव विराम ले रहा था। रात पर अरुण का मन विचलित हो गया था। वो एक बार मधुलिका के दर्शन करना चाहता था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अरुण अपने घोड़े में सवार होकर तीर की भांति निकल पड़ा। घूमता हुआ वह वहीं पहुंचा जहां मधुलिका अपने सर के नीचे हाथ रखकर खिन्न निद्रा में सो रही थी। अरुण ने देखा जैसे एक कोमल टहनी पेड़ से गिरकर अलग हो रखी हो। वो सोए हुए मधुलिका की नींद में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने घोड़े को मौन होने का संकेत किया। वह निद्रा में डूबी हुई सौंदर्य के दर्शन करना चाहता था, परंतु कोयल ने आकर उसे धिक्कार दिया। मधुलिका की आंखें खुली। उसने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति सामने खड़ा है। वो कुछ कहती कि उससे पहले अरुण ने प्रश्न किया, क्या आप कल की उत्सव की संचारिका रही हो? मधुलिका ने जवाब दिया, हाँ। अरुण बोला, मेरा हृदय तुम्हारी छवि का भक्त बन गया है देवी। मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावनाएं अकुंठित में रहना नहीं चाहती। राजकुमार को देखकर मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली। आज मेरा इस स्नेह की भूमि भी छिन गई। मैं दुखी हूँ, मैं विकल हूँ, मेरा उपहास मत करो। मधुलिका के मुख से कठोर शब्द सुनकर चोट खाए हुए राजकुमार लौट पड़ा। निष्ठुर प्रहार के बाद स्वयं आहत हुई। उसके हृदय में टीस उत्पन्न होने लगी। वो सजल नेत्रों से उड़ती हुई घोड़ों के खुरों की धूल को देखने लगी। मधुलिका का एक आश्रय था, एक झोपड़ी। मधुलिका वहीं रहने लगी। दुबली होने के बाद भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी। शीतकाल की रजनी मेघों से घिरा हुआ आकाश बिजली कौंध रही थी। शीतकाल में निस्तब्ध रजनी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर। मधुलिका सोचने लगी। आज बहुत दिनों में उसे बीती हुई चीज का स्मरण हुआ। उसे याद आया राजकुमार ने क्या कहा था। वो अपने हृदय से पूछने लगी। तभी सहसा बाहर से एक आवाज आई, कौन है? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने कपाट खोल दिए। उसने देखा कि घोड़े पर सवार होकर वही राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से चकित हो गई। एक क्षण के लिए सन्नाटे में चली गई। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित रह गई। मधुलिका अपने दयनीय अवस्था के दर्शन नहीं कराना चाहती थी। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस पर अंधकार में हंस पड़ी, पर द्वार पर आया शरणार्थी से मधुलिका बात करने लगी। फिर दोनों के बीच में बातचीत आरंभ हुई। अरुण ने एक योजना बनाई। अरुण जानता था कि मधुलिका के खेत लेने से राजा बहुत दुखी हैं। वो मधुलिका को उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। अरुण ने मधुलिका को राजा के पास भेजा। रंगमंच पर कौशल नरेश अर्ध निद्रा में सोए हुए थे। प्रतिहार ने आकर कहा, कोई स्त्री प्रार्थना करने आई है। राजा ने अंदर आने का संकेत किया। प्रतिहारी के साथ मधुलिका अंदर गई। राजा को प्रणाम किया और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ देव, 3 वर्ष पहले मेरी भूमि मुझसे छिन गई थी। राजा ने कहा, तो तुम इतने दिनों कष्ट में बिताए। ठीक है, अब तुम्हें अच्छा प्रतिहार मिलेगा। नहीं, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि। मैं वहीं खेती करूंगी। मुझे सहायक मिल गया है। राजा ने मधुलिका की बात नहीं टाली। अमात्य को आदेश पत्र देने का आदेश दिया। फिर क्या था? अरुण को अपनी योजना में पहली सफलता मिली।
अरुण ने श्रीवस्ती दुर्ग पर आक्रमण करने का सफल रास्ता मिल गया था। अब वो मधुलिका को अपनी महारानी अर्थात पत्नी बनाने के स्वप्न दिखाने लगा। अरुण ने मधुलिका को अपनी योजना से अवगत कराया। अकेले और गरीबी से तंग वो भी इस योजना में सम्मिलित हो गई। फिर वह एक दिन आया। कौशल के श्रीवस्ती दुर्ग पर रात्रि के आक्रमण करने का साहस किया। अरुण ने कौशल के सेनापति और बहुत बड़ी कौशल सेना वहां उपस्थित नहीं थी। ये बात अरुण के लिए विजेता होने के लिए उपयुक्त थी। मधुलिका खुश थी, परंतु अरुण के लिए विजय कामना करते हुए संशय हो रहा था। श्रीवस्ती दुर्ग पर विदेशों का अधिकार, ये बात उसे अखरने लगी। कौशल के रक्षक वीर की पुत्री ये क्या करने जा रही है, वो चिल्ला उठी, मानो उसे अंधकार में उसके पिता ने आवाज लगाई हो। एक विचित्र सी घटना घटी। उसने देखा कि कुछ सैनिक चले आ रहे हैं। एक आगे अधेड़ सैनिक था। उसके दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत वीरता से वो टुकड़ी मेरे पथ की ओर चली आ रही थी। मधुलिका हटी नहीं। उसने सारी बात सेनापति को बता दी। आश्चर्य से सेनापति चौंक उठे। सेनापति मधुलिका को लेकर राजमहल में पहुंच गए। प्रतिहार ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। महाराज, सेनापति सिंहमित्र की कन्या। यह देखकर महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखा। सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले की समीप की भूमि इसे दे दी। ये वहीं खेती करेगी। देव किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इसी स्त्री ने मुझे यह संदेश दिया। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। कांपती हुई वो लज्जा से गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? मधुलिका ने हाँ में सर हिलाया। राजा ने सेनापति को सैनिकों के साथ वहां जाने का आदेश दिया और अपने साहसिक अभियान में अरुण को बंदी बना हुआ दुर्ग आलोक में अभिरंजित हो गया। वीर ने जय घोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रीवस्ती दुर्ग आज दक्षु के हाथ में जाने से बचा। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार भरते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबकी सहमति से प्राण दंड की आज्ञा दी। मधुलिका बुलाई गई। वो सामने आकर खड़ी थी। कौशल नरेश ने बोला, मधुलिका, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? जो मांगो वो मिलेगा। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, तो मुझे प्राण दंड मिले। कहती हुई अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। मधुलिका के अंदर का साहस और उसकी देशभक्ति का परिचय ये भी दिखाता है कि वो कितनी निडर है। उसने अपने कृत्यों को छुपाया नहीं, बल्कि राजा के सामने रखा और खुद के लिए भी प्राण दंड मांगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।